हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस स्टैंडर्ड 8 में चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैट एंड फ्लूइड इसके बारे में हम आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है डिजीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, दूसरा है फूड पॉइजनिंग एंड थर्ड है फूड प्रिजर्वेशन। तो फर्स्ट डिजीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर कौन से डिजीज होते हैं। दूसरी बात फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। थर्ड और फूड प्रिजर्वेशन मतलब जो खाना होता है उसको हम कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं। तो फर्स्ट तो several microorganism cases disease in plants like wheat, rice, potato, sugar cane, orange, apple and other सभी जगह ऑर्गेनिज्म तो कौन से होते हैं। व्हीट गेहूं, राइस, पोटैटो आलू, शुगर केन शिरडी, ऑरेंज, ये सब में डिजीज होते हैं। द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप सी टेबल 2.2 कैसे होते हैं, कैसे फैलते हैं। यील्ड यानी फैलना कारक। फॉर सम सच प्लांट डिजीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स व्हिच किल द माइक्रोब्स, मतलब उसको रोकने के लिए केमिकल की जरूरत पड़ती है। प्लांट के अंदर जो ग्रेन्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो डिजीज फैलते हैं उसको रोकने के लिए हमें केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब फर्टिलाइजर। तो यहाँ टेबल दिया हुआ है प्लांट डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है वो। साइट्रस कैंकर वो बैक्टीरिया से फैलता है, तो कहाँ होता है, एयर के अंदर। दूसरा रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं, तो उसके अंदर फंगी, तो वो कैसे फैलता है, एयर और सीड्स यानी जो बीज होते हैं ना गेहूं के वो। दूसरा येलो विन मॉइस्चर ऑफ भिंडी ओकारा, मतलब भिंडी के अंदर जो डिजीज होता है उसको ओकारा बोलते हैं, वो वायरस की वजह से फैलता है। और इंसेक्ट और कीटक भी होते हैं। ये हमने देखे कि प्लांट के अंदर जो डिजीज फैलते हैं ये सब के नाम दिए। तो डिजीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। दूसरी बात फूड पॉइजनिंग, तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। बुझो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. बुझो ने पार्टी रखी और अपने फ्रेंड को इनवाइट किया और खाने की पार्टी रखी। और रीचिंग होम he started vomiting and had to be taken to a hospital. तो उसमें से उसको कुछ ऐसे थे जिसको वॉमिट हो गई, तो वॉमिट होने की वजह से उसको हॉस्पिटल ले गए। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. डॉक्टर ने बताया ये सब पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है। फूड पॉइजनिंग का मतलब हो तो फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो अनडाइजेस्ट जो हम खाना खाते हैं, तो जो खाना अनडाइजेस्ट होता है फूड, उसकी वजह से वॉमिटिंग होता है। पहली वंडर हाउ फूड कैन बिकम पॉइजन, फूड में कैसे पॉइजन आ जाता है। तो फूड पॉइजनिंग could be due to the consumption of food spoiled by some microorganism, मतलब फूड पॉइजनिंग होने की वजह से क्या होता है, तो कैसे होता है। कंज्यूमन ऑफ फूड स्पॉइल्ड, फूड बिगड़ जाने की वजह से उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बाद में जो वो फूड खाता है उसको फूड पॉइजनिंग होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब टॉक्सिस TOXIC टॉक्सिक यानी बहुत जहरी होते हैं, समझ में आता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड, मतलब फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, बड़े हो जाते हैं और वो टॉक्सिक सब्सटेंस मतलब जहर युक्त ऑब्जेक्ट पैदा करते हैं। दिस मेक द फूड पॉइजनिंग केसिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ वक्त ऐसा भी होता है कि वो बीमार हो जाते हैं, सतत बीमार हो जाते हैं, इलनेस और डेथ भी हो जाती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ भी हो जाती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, मतलब ऐसा ना हो इसलिए फूड का प्रिजर्वेशन करना चाहिए। फिर ये समझ में आ गया कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं, इसकी वजह से ये फूड पॉइजनिंग होता है, मतलब उसको अच्छी तरह रखना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन मतलब अच्छी तरह सेफ रखना चाहिए। इसके टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 1। We have learned
about the method used to preserve and store food grains. हमने चैप्टर 1 में पढ़ा फूड को कैसे प्रिजर्व करते हैं और ग्रेन्स जो होते हैं खेत के अंदर स्टोर कैसे करते हैं, अच्छी तरह कैसे रखते हैं, ये सब हमने जानते हैं। हाउ डू वी प्रिजर्व फूड एट होम? तुम्हारे घर के अंदर जो खाना बनाते हो वो कैसे सेव रखते हो? यू नो दैट ब्रेड केप्ट अनयूज्ड अंडर मोस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ब्रेड के अंदर फंगस पैदा हो जाते हैं। फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। स्पॉइल फूड emits bad smell and has a bad taste and changes color। स्पॉइल फूड यानी खराब बहुत, तो वो जो फूड खाते हैं इसमें कैसे हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से स्मेल आती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है केमिकल रिएक्शन, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन। ब्रेड, तुम घर के अंदर ब्रेड लाओ, 2 दिन रखोगे तो उसका कलर, टेस्ट सब कुछ चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल भी आएगी। तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो जाते हैं। इसलिए पहले बॉट सम मैंगोस बट सी कुड नॉट ईट देम फॉर फ्यू डेज। पहले जानती है कि कुछ मैंगो मतलब केरी जो आम होते हैं वो कुड नॉट ईट फॉर फ्यू डेज। वो अपने घर के अंदर जो मैंगोस लाती है कुछ दिन बाद वो खाने में यूज नहीं करती। लेटर सी फाउंड दैट दे वेरी स्पॉइल्ड एंड रोटन। रोटन का मतलब सी फाउंड दैट वेरी स्पॉइल्ड, मतलब वो बिगड़ जाती है। बट सी नोज दैट मैंगोस पिकल्स हर ग्रैंडमदर मेक डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी इज कंफ्यूज्ड। पहले क्या करती है? अपने घर के अंदर आम लाती है, 3 दिन बाद वो खाती है तो बिगड़ जाता है, उसको खाती नहीं। लेकिन वो उसके जो दादी माँ थी उससे पिकल्स मतलब अथारा जो बनाते हैं वो आम का, वो कुछ देर तक मतलब लंबे समय तक चलता रहता है। वो क्यों नहीं बिगड़ता? वो भी आम का है ना। तो वो कंफ्यूज हो गई। शी कंफ्यूज। कैसे? लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स। एकदम इजी है, अपने घर के अंदर फूड को कैसे प्रिजर्वेशन करना है वो एकदम इजी है। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाते हैं वो भी हमें जानना चाहिए, वो भी एकदम इजी है। तो यह टॉपिक था फूड प्रिजर्वेशन, फर्स्ट टॉपिक। तो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है ये किसकी डिस्कस कर रहे हैं हम? ये टॉपिक की। इसमें फर्स्ट केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में salts and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganisms। salt यानी नमक, edible oils यानी मिट्टी का जो तेल होता है, वो दोनों प्रिजर्वेशन करते हैं फूड को। जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब वो जो फूड के अंदर छोटे छोटे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ होते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कौन? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। उसको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, मतलब रक्षक। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। मतलब सॉल्ट एंड एसिड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते नहीं है, वो बचाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। वो केमिकल है, मैंने क्या बताया? केमिकल मेथड। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम बाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव, एकदम नॉर्मल प्रिजर्वेटिव है, वो फूड को सेव रखते हैं। These are also used in jams and speeches to check their spoilage। jams and speeches जो फ्रूट के जो रस होते हैं वो उसको भी सेव रखते हैं। ये फर्स्ट बात बताइए केमिकल मेथड। हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फूड प्रिजर्वेशन, इस पर फर्स्ट केमिकल मेथड की वजह से, बराबर। दूसरी बात प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सेल।
ओके, प्रिजर्वेशन कॉमन salt. तो common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Common salt यानी नमक वो किसके में यूज आता है? तो प्रिजर्वेशन ऑफ मीट एंड फिश दोनों को सेफ रखने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज होता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. उसको सूखा देता है, बाद में उसको जो ग्रोथ होता है उसको रोक देता है बैक्टीरिया. कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक मीट एंड फिश पर जो हम सॉल्ट लगाते हैं वो बैक्टीरिया का ग्रोथ कम कर देता है. सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व. क्या बोलता है? सॉल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व मतलब नमक का आगे क्या उपयोग है? यूज मतलब आंवला, रो मैंगोस कच्चा आम आंवला एंड टेमेरिंड एक्ट. टेमेरिंड मतलब अम्ली जो होती है वो इमली. ओके, तो प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, ये प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट का यूज कहाँ होता है ये हम इस टॉपिक की बारी-बारी डिस्कस करेंगे. अब एक प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर में किसका यूज होता है? जैम्स, जेलीज एंड स्पीशीज आर प्रिजर्वेटेड बाय शुगर. इस सब में शुगर का यूज होता है मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए. शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड. मतलब शुगर मॉइस्चर यानी जो भीगी जमीन जैसे होती है ना वो कांटेक्ट विद इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड. मतलब वो फूड को बिगड़ने देता नहीं है शुगर. अब आए प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. आगे का टॉपिक प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar preserves spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. मतलब oil and vinegar का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? तो oil and vinegar preservative spoilage of pickles मतलब जो आम का pickles होता है मतलब अथाना उसको बिगड़ने नहीं देता because bacteria cannot live in such an environment. जो बैक्टीरिया होता है एनवायरनमेंट में जाते नहीं है, बिगड़ते नहीं है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड. इस मेथड में जैसे फिश का प्रिजर्वेशन कर सकते हैं तो देखो वेजिटेबल्स सब्जी, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्वेशन बाय दिस मेथड. समझ में आ गया? अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स मतलब ठंडा और गर्म इसकी वजह से. तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. तुम जानते हो कि घर के अंदर तुम्हारी मदर क्या करती है? तो वो जो दूध आता है मिल्क उसको गर्म करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, बाद में उसको ठंडा करके हम फ्रिज में रखते हैं. हम जानते हैं बॉइलिंग किल्स मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बॉइलिंग करने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर. हम फूड कहाँ रखते हैं? रेफ्रिजरेटर के अंदर. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. लो टेम्परेचर की वजह से जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कम हो जाते हैं, मतलब नहीं होते. व्हाई डज द मिल्क दैट comes in packets not spoiled? My mother told me that the milk is pasteurized. What is pasteurization? मिल्क आता है जो हम लाते हैं वो पेस्चुराइजेशन वाला ही होता है, लेकिन उसको हमें गर्म करना चाहिए. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. Pasteurized milk होता है वो without boiling, मतलब उसको हम गर्म नहीं करते, उसका टेम्परेचर कम कितना होता है? फ्री फ्रॉम हार्मफुल
माइक्रोब्स को नुकसान करता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 सेल्सियस। इसको कितने सेल्सियस तक उसको हीट करना चाहिए? 70 सेल्सियस, 70 डिग्री फॉर 15 to 30 सेकंड। कितने सेकंड? एंड देन सडनली चिल एंड स्टोर। बाद में उसको हम चिल करते हैं, मतलब ठंडा करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। इसकी वजह से क्या है, जो माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर, इट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन। ये प्रोसेस किसने बताई थी? लुईस पास्चर नाम का साइंटिस्ट था, इसलिए उसको पास्चराइजेशन बोलते हैं। मतलब जो मिल्क होता है हमारे घर के अंदर, जो मिल्क आते हैं उसको जो आता है बैग के अंदर, फिर भी उसको हम गर्म करते हैं, फिर इसको चिल करके उसको हम रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक है स्टोरेज एंड पैकिंग। स्टोरेज एंड पैकिंग। ये इसके स्टोरेज एंड पैकिंग, तो वो क्या है? These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. मतलब ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, एंड इवन वेजिटेबल्स, जो सब्जी होती है वो, उसको क्या करना चाहिए? बैग के अंदर पैक कर देना चाहिए। वो भी हमें ऐसा करने से क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो बच सकते हैं। मतलब उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते नहीं है। समझ में आ गया? तो ये क्या था? चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड का पार्ट 5। ओके, थैंक यू।